हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में आता ही है। और ये चैप्टर काफ़ी ईजी भी है, पर उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपको जर्नल में कैसे एंट्री होती है, सब्सिडियरी बुक्स में कैसे एंट्री होती है, वहाँ पर से लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है, कैश बुक से लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है, इन सब चीज़ों का जो आपको आइडिया है ना वो पूरी तरह से होना चाहिए। तो अगर आप अभी भी इन सब चीज़ों में थोड़े से कच्चे हैं तो पहले जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिए और वहाँ से लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है उसको भी अच्छे से समझ लीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने पुराने लेक्चर्स में जो अभी तक मैं करता आया हूँ उसमें कवर कर रखी है। ठीक है, उसके बाद ही आप इस चैप्टर को अटेम्प्ट कीजिए, वरना ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ओके। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली एरर्स के बारे में बताया था कि कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे एरर्स हो सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी लिए थे, डिटेल्स में हमने चीज़ों की डिस्कशन की थी। और उसका एक ये चार्ट जो था वो हमने आपको दिखाया था। ये इंस्टीट्यूट की मैट में चार्ट है और यहाँ पर एरर्स के जो टाइप्स हैं, कौन से एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, कौन से एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें की डिस्कशन जो है हमने की थी। और पूरी डिस्कशन का जो पूरा यहाँ पर एक सिनॉप्सिस दिया हुआ है इस चार्ट में। ठीक है। अब हम आगे क्या देखेंगे, स्टेप्स टू लोकेट द एरर्स। तो ये भी इंस्टीट्यूट की मैट में दिया हुआ है, पर मैंने अपने नोट्स में आपके लिए बना रखा है इजीली, थोड़ा सा इजी कर दिया है लैंग्वेज को। अब देखो, जब भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाने जाते हो या किसी भी पीरियड के एंड में जब आपको लेजर की बैलेंसेस देखनी होती है, आप एक ट्रायल बैलेंस बना रहे हो मान लो। ठीक है। और वो ट्रायल बैलेंस जो है ना आपका मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट जो है उसमें डिफरेंस आ जा रहा है, उस समय आप क्या करोगे? आपको तो पता चल जाएगा कि अकाउंट्स में कहीं ना कहीं पर कोई गलती है, तो आप किस विधि में कौन से स्टेप्स को फॉलो करोगे ताकि वो एरर्स जो हैं वो आपको लोकेट हो जाए इजीली। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कुछ प्रोसेस अपनाते हैं और उससे हम एरर्स को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। उसमें पहला स्टेप क्या है, देखो, जब ट्रायल बैलेंस बनाया और उसका डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं हुआ, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे बोलो? ट्रायल बैलेंस की टोटल को फिर से चेक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप वही है, चेक टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस अगेन। और अगर अभी आप कॉपी और पेन लेके बैठे हो, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी मेरे साथ आप क्लास करने बैठो या वीडियो देखने बैठो, तो पेन और कॉपी, मेरे क्लासेस के लिए एक अलग से कॉपी बना लो और उस कॉपी को लेके बैठो। ठीक है। वैसे ये नोट्स तो मैं देखो आपको ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड कर ही देता हूं, पर आप अपने हाथ से खुद लिखोगे तो आपको ज्यादा सहूलियत होगी। तो लिखते चलना एक बार। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, चेक टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस अगेन। तो एक बार ट्रायल बैलेंस का टोटल फिर से चेक कर लो कि कहीं टोटल लगाने में तो कोई गलती नहीं कर दी, इसलिए डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद दूसरा स्टेप देख लेते हैं। ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, चेक टोटल ऑफ कॉन्सोलिडेटेड एंट्रीज इन ट्रायल बैलेंस। कॉन्सोलिडेटेड एंट्रीज इन ट्रायल बैलेंस क्या होती है? अब आपने देखा होगा कि ट्रायल बैलेंस में फिगर्स होते हैं जैसे कि सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये सारे जो फिगर्स है ना, सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये कोई एक अकाउंट की फिगर नहीं है, सारे डेटर्स अकाउंट को मिला करके एक फिगर ली गई है और उसको ट्रायल बैलेंस में लिखा गया है। क्योंकि देखो डेटर्स इतने सारे होते हैं, सब डेटर्स का फिगर आप अलग अलग ट्रायल बैलेंस में लिखने चले जाओगे तो ट्रायल बैलेंस तो 100 पन्नों का हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए डेटर्स क्रेडिटर्स जैसे कॉमन आइटम्स की फिगर्स को आप ऐड कर लेते हो एक साथ और उसके बाद आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस में लिखते हो। तो उसके बाद हमको क्या चेक करनी है कि जो सन्ड्री डेटर्स का फिगर हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा है वो सही है कि नहीं। तो इंडिविजुअल जितने भी डेटर्स आपके हैं उनको ऐड करके एक बार देखो कि सन्ड्री डेटर्स का फिगर जो है वो टोटल सही आ रहा है कि नहीं। तो कंसोलिडेटेड एंट्रीज जो है ट्रायल बैलेंस में उनको चेक करना है। अच्छा, थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो, चेक वेदर कैश एंड बैंक बैलेंसेज आर रिटर्न इन ट्रायल बैलेंस। अब ये पॉइंट अलग से क्यों बताया है, देखो, ट्रायल बैलेंस में फिगर कहाँ से आती है, लेजर से। ठीक है। तो लेजर से सारी बैलेंसेस उठा के ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। अब एक चीज आपको पता है, मैंने बता दिया है कि कैश बुक एक ऐसी बुक है जो जर्नल भी है और लेजर भी। ठीक है। वो सब्सिडियरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी, यानी कि पहली एंट्री कैश बुक में होती है और कैश बुक ही लेजर की तरह भी काम करता है फॉर कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है। तो लेजर में कैश और बैंक बैलेंसेस की कोई अकाउंट नहीं होती है और वहां पर कोई पोस्टिंग भी नहीं होती है कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस की। ठीक है। कैश और बैंक के अकाउंट लेजर में नहीं होते हैं, सीधी सी बात यह है। तो कैश और बैंक के बैलेंस भी तो लेजर से मिलेंगे नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस बनाते समय आपने लेजर से सारे बैलेंसेस लिए हों पर कैश बुक से कैश और बैंक बैलेंस लेना छूट गया हो। तो इसीलिए ये पॉइंट इंस्टीट्यूट की मैट में अलग से लिखा हुआ है, वो भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। ओके। अच्छा, चौथा पॉइंट देखो,
जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है, ये थोड़ा सा मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। एक रफ वर्क में आ जाते हैं। ठीक है, मान लो कि आपका ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब डेबिट साइड में डिफरेंस टोटल जो है वो आ रहा है 10,000। ठीक है, और क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 9,500। तो आपका डिफरेंस कितने का आ रहा है? 500 रुपए का। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस के अमाउंट को सर्च करो लेजर में। लेजर में सर्च करो कि कोई ऐसा अकाउंट तो नहीं है जिसका 500 रुपये बैलेंस आया था। हो सकता है कि उस अकाउंट को आपने लेजर ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना भूल गए हो आप। ओके, तो ऐसा सर्च करो। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट कि जो डिफरेंस अमाउंट है ट्रायल बैलेंस का, उसको लेजर बैलेंसेस में सर्च करो। हो सकता है कि कोई ऐसा अकाउंट हो जिसका उतना बैलेंस हो डिफरेंस का, और वो आपने ट्रायल बैलेंस में पोस्ट नहीं किया हो, रिकॉर्ड नहीं किया हो उस बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, पोस्टिंग तो नहीं कह सकते, रिकॉर्ड नहीं किया है। पांचवा पॉइंट, सर्च फॉर हाफ ऑफ द डिफरेंस अमाउंट इन द लेजर बैलेंस। अब क्या होता है मैं बताता हूं, हाफ ऑफ द डिफरेंस अमाउंट की बात क्यों कर रहे हैं। देखो, यहां पर ये जो 500 रुपए का डिफरेंस आया है, इसका एक कारण हो सकता है कि 500 रुपए की कोई आइटम थी क्रेडिट साइड की, क्रेडिट बैलेंस वाली, उसको आपने ट्रायल बैलेंस में आपका लिखना छूट गया हो। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि 500 रुपए का हाफ कितना होता है बताओ? 500 रुपए का हाफ होता है 250 रुपए। ठीक है, 250 रुपए का कोई ऐसा आइटम हो सकता है जो आपने डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया हो, या क्रेडिट की जगह डेबिट में लिख दिया हो। ठीक है, तो इस केस में 250 रुपए का ऐसा कोई आइटम होगा जो आपने क्रेडिट की जगह डेबिट में लिख दिया हो, इसीलिए डेबिट साइड जो है 500 रुपए से ज्यादा हो गया। अब आप समझ पा रहे हो, 250 रुपए का आइटम क्रेडिट की जगह डेबिट में लिख देने पर डेबिट साइड 500 रुपए भारी कैसे हो जाएगा? देखो, मैं बताता हूं। मान लो कि 9,500 और 9,500 तक डेबिट और क्रेडिट हमारा आ गया। ठीक है, सॉरी, 9,500 9,500 नहीं, रुको, गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पर। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, डेबिट में मान लो कि हमारा 9,500 है, और क्रेडिट में, नहीं ऐसे भी ये फिगर्स भी लेने से एग्जांपल सही नहीं होगा। अम, क्या करें क्या करें? ओके, तो चलो सॉर्ट आउट हो गया। मान लो कि आपका अभी तक का ट्रायल का बैलेंस जो है टोटल 9,750 डेबिट में और क्रेडिट में 9,500 आया है, और एक आइटम अभी भी पोस्टिंग छूटी हुई है, 250 रुपए की आइटम। ठीक है, 250 रुपए की आइटम की अभी पोस्टिंग छूटी हुई है। पोस्टिंग मतलब ट्रायल बैलेंस में लिखना बाकी है। तो ये जो 250 रुपए का आइटम है, ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब क्या होगा, आपका टोटल 9,750 और 9,750 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो कि इस क्रेडिट वाले आइटम को आपने क्रेडिट में नहीं लिखा और इसको गलती से आपने डेबिट में लिख दिया। ओके, तो यहां पर क्या होगा देखो, अब टोटल्स को थोड़ा फिर से मिटा के फिर से लिखता हूं। 9,750 और 250 टोटल हो जाएगा 10,000, और इधर 9,500 ही रहेगा। तो डिफरेंस कितना आ गया? 500 रुपए का। लेकिन इस डिफरेंस का कारण क्या है कि 250 रुपए का एक आइटम था जो आपको लिखना चाहिए था क्रेडिट साइड में। ठीक है, लेकिन आपने लिख दिया उसको डेबिट साइड में। तो डिफरेंस का हाफ अमाउंट अगर आप डेबिट से क्रेडिट या क्रेडिट से डेबिट कर देते हो, मतलब कोई भी अमाउंट, मान लो कि कोई 100 रुपया का आइटम जो है उसको आपने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया या क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, तो डिफरेंस 200 का आ जाएगा। तो इसीलिए डिफरेंस का अमाउंट तो हमको लेजर बैलेंस में सर्च करना ही है कि कहीं इतना आइटम का कोई इतना अमाउंट का कोई आइटम छूट तो नहीं गया। साथ ही साथ हमको उसके हाफ अमाउंट का भी सर्च करना है कि कहीं उसके हाफ अमाउंट का कोई आइटम डेबिट की जगह क्रेडिट या क्रेडिट की जगह डेबिट तो ना हो गया है। ठीक है, तो ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कर लिया हाफ ऑफ द अमाउंट वाला। अब देखो, एक चीज यहाँ पर नोट करने की बात ये है कि हाफ वाला कॉन्सेप्ट हम तभी लगाएंगे जब वो डिविजिबल बाई 2 होगा। जैसे कि मैंने 500 रुपए का एग्जांपल दिया, तो 500 को 2 से डिवाइड करो तो 250 हो जाता है। लेकिन अगर मान लो कि 499 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फ्रैक्शन में जनरली लेजर में तो हम लोग कुछ लिखते नहीं है, जनरली राउंड फिगर में ही लिखते हैं। तो उस समय अगर डिवाइड बाई 2 नहीं हो पा रहा है, तो ये वाला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है स्टेप। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका डिफरेंस जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि किस कारण से है, तो आपको सारे लेजर बैलेंसेस चेक करने पड़ेंगे।
ठीक है, सारे लेजर बैलेंसेस चेक करने पड़ेंगे, फिर से टोटल लगा के बैलेंसेस निकालनी पड़ेगी कि लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग ठीक हुई है कि नहीं। अगर फिर भी डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे हैं, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा लेजर में जो आपने पोस्टिंग की है सब्सिडियरी बुक और जर्नल्स, ठीक है, जर्नल प्रॉपर और बाकी सब्सिडियरी बुक से आपने जो भी लेजर में पोस्टिंग की है उन सब को आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक और टिप है यहाँ पर कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि पिछले साल के बैलेंसेस से एक बार कंपेयर करके देख सकते हो। कंपेयर करने का मतलब, मान लो कि इस बार जो ट्रायल बैलेंस में आपको डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा दिख रही है, तो आप एक बार पिछले साल के ट्रायल बैलेंस से कंपेयर कर लो कि कहीं किसी अकाउंट में पिछले साल से बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। देखो, क्योंकि बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशंस एक साल में बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो आपका मान लो कि इस साल के ट्रायल बैलेंस में जो भी फिगर्स हैं, सैलरी के, वेजेस के, परचेजेस के, सेल्स के, वो पिछले साल से मोर और लेस ना करीबी करीबी रहेंगे, क्योंकि बिजनेस तो वही है। तो पिछले साल जितना काम किया इस साल भी ज्यादा से ज्यादा क्या 10 से 15% का डिफरेंस होगा, एक बार में 20, 25, 30, 40% डिफरेंस तो नहीं होगा। तो आप कंपेयर करके देखो पिछले साल के ट्रायल से, अगर आपको कोई ह्यूज या अनयूजुअल डिफरेंस दिख रही है, मान लो कि सेल्स का जो फिगर है पिछले साल के ट्रायल में वो आपको 5 लाख का दिख रहा है, ठीक है, और इस साल वो 15 लाख का दिख रहा है, ओके, तो जरूर अकाउंटेंट ने सेल्स के लेजर में कुछ गड़बड़ की है, सेल्स के अकाउंट में या सेल्स के लेजर में कहीं पर एक बैलेंस में शायद जीरो ज्यादा बैठा दिया है, क्योंकि पिछले साल 5 लाख का सेल और इस साल 15 लाख का, ये तो हो नहीं सकता। तो ये एक टिप है जिससे आप एरर्स को थोड़ा सा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पिछले साल के ट्रायल से एक बार कंपेयर कर लेना। ठीक है, अगर इसके बाद भी, मतलब सारे सब्सिडियरी बुक्स की कास्टिंग वगैरह, पोस्टिंग वगैरह चेक करने के बाद भी अगर आपके बुक्स में आपको एरर दिखाई दे रही है, मतलब एरर जो है आप खोज के नहीं पा रहे हो कि कहाँ गलती हुई है, तो आपको तो शुरू से सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, एकदम ओपनिंग बैलेंसेस से शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद जितनी भी एंट्रीज आपने की है हर जगह पर आपको चेकिंग करनी पड़ेगी, और एकदम मतलब बोलते हैं ना उसको कि बिल्कुल चीर फाड़ के तलाशी करनी पड़ेगी कि कहाँ पर एरर है, और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि इतना सारा जो स्टेप्स है ना, पहले के 4-5 स्टेप्स में ही आपका एरर आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि एरर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, तब आपको पूरी तरह से उसकी तलाशी लेनी पड़ती है, सब कुछ चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको स्टेप्स जो है समझ में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा कठिन कुछ तो कुछ है नहीं। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, एरर कब आइडेंटिफाई हो सकते हैं। जो एरर्स होते हैं बुक्स में वो डिटेक्ट होते हैं तभी तो हम उनको करेक्ट करते हैं ना। एरर पकड़ में आते हैं, चोर पकड़ में आता है तभी तो उस पर कार्यवाही होती है। तो वो चोर कब पकड़ में आ सकता है? देखो 3 स्टेजेस हैं जहां पर एरर्स जो है वो डिटेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या है? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, लेजर की बैलेंसेस वगैरह निकाल रहे हो, उसी समय आपको दिख गया कि अरे यार बैलेंसिंग करते समय कि कोई एरर हो गई, ये तो हमने गलत पोस्ट कर दिया, या ये टोटल जो है ये तो हमने गलत लगा दिया था। तो ऐसी कोई एरर आपको दिख जाती है, तो ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने से पहले की बात है। उसके बाद हो सकता है कि आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया और उसके बाद आपको दिख रहा है कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो मैच नहीं हो रहा है, और उसके बाद उससे आपको पता चला कि जरूर कोई एरर्स हुई होंगी और आपको वो एरर्स को ढूंढनी है। ठीक है, लेकिन अभी तक फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाया है, मतलब आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, ये भी एक स्टेज है। और कभी कभी क्या होता है कि फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद पता चलती है, जैसे कि कुछ एरर्स ऐसी भी होती हैं जिनको ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पाता है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको पता ही नहीं चला कि एरर्स थी। ठीक है, या आपने बहुत मेहनत की पर आप ढूंढ नहीं पाए। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको पता तो चल गया कि एरर्स थी, लेकिन आप ढूंढ ही नहीं पाए उनको। बाद में फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद किसी तरह आपको पता चल गया कि एरर्स जो है वो कहाँ पर थी और कैसे हो गई थी। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद भी एरर्स का पता चल सकता है। ओके, तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद मतलब वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की कहानी हो गई। तो इन तीनों स्टेजेस में एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करना है वो हमको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर एरर्स डिटेक्ट हो गए तो उनको कैसे करेक्ट करना है। तो वही चीज़ है, आओ। अच्छा, एक बार कमेंट्स में यहाँ तक पॉज करना वीडियो और बता देना कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। और ये स्टेप्स वाला जो चैप्टर है ना, सॉरी, ये स्टेप्स वाला जो टॉपिक है, इसको लेके ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए समझा दिया। कोई आपसे एक एक करके स्टेप्स पूछेगा नहीं कि क्या स्टेप्स हैं लोकेट करने के लिए एरर्स को, पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि फ्यूचर में आप अकाउंटेंट बनोगे। ठीक है, बहुत समय क्या होता है कि क्लास 11 में या सीए फाउंडेशन में ही जर्नल लेजर की सम्स प्रैक्टिस करते समय आपका क्या होता है कि आप
पहले जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हो, फिर लेजर में पोस्टिंग करते हो, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हो। एक कॉम्प्रिहेंसिव सम जो होता है, जैसे कि मैंने भी आपको एक प्रॉब्लम होमवर्क में दिया था जर्नल के चैप्टर के एंड में, और मैंने आपको बताया था, सॉरी जर्नल नहीं, ट्रायल बैलेंस का टॉपिक पढ़ाने के बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था, और मैंने आपको बोला था कि ये जर्नल एंट्रीज बनाना, लेजर अकाउंट्स बना के पोस्टिंग करना और ट्रायल बैलेंस बनाना। अब हो सकता है कि उसी में आपने कुछ गलती कर दी, हो ही सकता है कि जर्नल से लेजर में पोस्ट करते समय, ट्रायल बैलेंस बनाते समय, आप भी तो अकाउंटेंट का काम ही अपनी कॉपी में कर रहे हो, आप रियल बिजनेस के अकाउंट्स नहीं बना रहे हो, पर अकाउंटेंट वाला काम ही तो कर रहे हो ना। वहां पर कुछ गलती हो सकती है, तो उस गलती को, या एग्जाम के पेपर में आपको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बोल दिया मान लो, तो एग्जाम के पेपर में आपको कैसे अप्रोच करना है कि कहाँ गलती हुई है, तो उस केस में भी ये स्टेप्स आपके काम आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमको अगर कभी कोई गलती पकड़नी होती है फ्यूचर में, जब आप अकाउंटेंट बनोगे, तो इस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ओके, अच्छा चलो, अब जो डिस्कशन हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, एरर्स जो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही डिटेक्ट हो जाते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। उनकी रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे उस हिसाब से वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला वाला जो कैटेगरी है, वो देखो, उसकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री नॉट पॉसिबल। अब कोई ऐसा एरर हो गया जिसको आप कोई रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई नहीं कर सकते। अब मैंने तो आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि जब भी हमारे बुक्स में कोई गलती होती है, तो हम अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, हम कोई सादा कागज में हिसाब लिखने वाले लोग नहीं, हम एक सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। तो मान लो कि कोई गलती हो गई, हमारा 500 रुपए की जगह हमने 5000 लिख दिया, तो उस 5000 में हम इस जीरो को ऐसे नहीं काट देते, ठीक है, हम उसके लिए प्रॉपर रेक्टिफिकेशन मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, ओवर राइटिंग, काटाकुटी, ये सब हम लोग बुक्स में नहीं करते हैं। अब कुछ कुछ एरर ऐसे हो जाते हैं जिसमें एक ही एस्पेक्ट या एक अकाउंट की प्रॉब्लम होती है, पोस्टिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसमें कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे सेल्स बुक फॉर नवंबर इज अंडर कास्ट बाई ₹100। क्या हुआ कि सेल्स बुक जो होती है, नवंबर महीने का जो सेल्स हुआ था, सेल्स बुक से आपने टोटल लगाया, और टोटल में ₹100 का टोटल आपने कम लगा दिया। ठीक है, मान लो 10,000 टोटल आने वाला था, आपने 9,900 ही टोटल लगाया, कैलकुलेटर में कुछ मिस हो गया, टोटल कम लग गया। अब ये जो कम लगा टोटल, वो 9,900 का अमाउंट तो आपका सेल्स अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि सेल्स बुक या परचेज बुक में क्या होता है कि जो भी उसकी टोटल अमाउंट होती है एक पीरियड की, वो टोटल अमाउंट सेल्स या परचेज अकाउंट में पोस्ट होती है। ठीक है, परचेज अकाउंट में हम क्या कहते हैं उसको, पार्टी वाइज डिटेल्स, या सेल्स अकाउंट में पार्टी वाइज डिटेल्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि पार्टी वाइज डिटेल्स तो हमारा परचेज या सेल्स बुक में अवेलेबल है। ओके, तो टोटल जो है पीरियड वाइज हम परचेज या सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। अब पार्टी वाइज डिटेल्स कहां पोस्ट करते हैं, पार्टी वाइज डिटेल्स जो है पार्टी के अकाउंट में पोस्ट करते हैं। अब नवंबर में जो टोटल आपने लगाई उसमें ₹100 कम टोटल लगा दिया, तो सेल्स अकाउंट में जो अमाउंट गया वो ₹100 कम था। ठीक है, तो आपको इसकी रेक्टिफिकेशन कैसी करनी पड़ेगी, आपको सेल्स अकाउंट के, देखो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स एक इनकम है, तो सेल्स अकाउंट में ₹100 कम क्रेडिट हुआ, ₹100 कम टोटल गया, मतलब ₹100 कम क्रेडिट हुआ, तो आपको सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में एक ₹100 की एंट्री डाल देनी पड़ेगी, और वहां पर लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, टू अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक फॉर नवंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो ये सेल्स बुक की अंडर कास्टिंग हुई है ना, तो सेल्स अकाउंट जो होगा, आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर मान लो कि हम एक सेल्स अकाउंट बनाते हैं, ये एक सिर्फ सिंपल टी फॉर्म में मैं बना रहा हूँ, ये मान लो सेल्स अकाउंट है। अब 10,000 की जगह आपकी पोस्टिंग जो है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पर टू पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स बुक बोल के आया होगा आपका, नवंबर के एंड में 9,900 आ गया होगा, लेकिन ये जो फिगर है ये होना चाहिए था आपका कितना, 10,000, तो ₹100 कम पोस्ट किया आपने क्रेडिट में। अब इसकी तो कोई जर्नल एंट्री से आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट में गलती हुई है, तो यहाँ पर आपको रेक्टिफाई करने के लिए क्या होगा, ऐसा लिख देना पड़ेगा, टू रेक्टिफिकेशन ऑफ अंडरकास्टिंग बाय ₹100। ठीक है, अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, ऐसा लिख सकते हो आप, फॉर नवंबर।
ठीक है, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, और यहाँ पर 100 रुपये डाल दूंगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जो 9,900 आपने पोस्ट किया था यहाँ पर सेल्स अकाउंट में, उसमें 100 रुपये कम पोस्टिंग थी, तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको एक 100 रुपये का और क्रेडिट पोस्टिंग यहाँ पर डाल देना पड़ेगा। बस इतना करोगे तो एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देना पड़ेगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर में आपकी सेल्स बुक 100 रुपये से कम टोटल हुई थी, तो हमने यहाँ पर 100 रुपये कम पोस्ट किया होगा नवंबर महीने में। ठीक है, तो अब हमने 100 रुपये पोस्ट करके उस एरर को ठीक कर दिया। तो ऐसे आप उस एरर को ठीक कर सकोगे। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है। ₹200 रिसीव्ड फ्रॉम राम हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। देखो 200 रुपये राम से रिसीव किए हैं। ठीक है, ये फिर से अपने इसमें आ जाते हैं रफ वर्क में। हमने क्या किया है, 200 रुपया राम से रिसीव किया है। ओके, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए। देखो 200 रुपया जो रिसीव किया है वो कैश में डेबिट हुआ होगा क्योंकि पैसा आया है, और टू राम हुआ होगा। ठीक है, तो राम अकाउंट को यहां पर क्या होना है, राम अकाउंट देखो क्रेडिट हुआ है, और हमको यहां पर क्या बोला है कि 200 रुपया रिसीव फ्रॉम राम हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। हमने उसके अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। अब एक चीज याद रखना, ये एरर को पढ़ो, इसमें बोल दिया है कि 200 रुपया रिसीव्ड फ्रॉम राम वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, तो बता दिया कि राम के अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट हुई है। तो गलती कहां हुई है, राम के अकाउंट में पोस्ट करते समय। तो आपको हमेशा ये चीज अज्यूम करना है कि कैश बुक में जब रिकॉर्ड किया था तब कोई गलती नहीं हुई थी। मतलब क्वेश्चन में गलती के बारे में जितना बता देगा, ठीक है, उतना ही गलती हुआ है। उससे अलावा मतलब एक एंट्री की तो 2-3 जगह पोस्टिंग हो सकती है। तो अगर आपको बोल दिया कि राम अकाउंट में पोस्ट करते समय गलती हुई है, तो आप बस मान लेना कि राम अकाउंट में पोस्टिंग के वक्त ही गलती हुई है, कैश बुक में जो एंट्री हुई है वो सही हुई है। यानी कि कैश बुक में जब हम एंट्री किया थे, जब हमने एंट्री किया था, तो डेबिट साइड में टू राम अकाउंट ही लिखा था। ठीक है, और वो वहां से राम अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट होनी थी, लेकिन राम अकाउंट के डेबिट में पोस्ट हो गई। तो कैश बुक सही है। जब तक हमको ये नहीं कह देगा कि कैश बुक में भी गलती है, तब तक हम ये मानेंगे कि कैश बुक सही है, पोस्टिंग करते समय गलती हो गई। ओके, तो यहां पर जो पोस्टिंग है राम अकाउंट के क्रेडिट में होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई डेबिट में। अब इसको कैसे सही करेंगे, देखो ये मान लो कि, अच्छा रुको मैं ठीक से बना के आपको दिखाता हूं। ये मान लो कि राम अकाउंट है। देखो मैं समय लेके चीजें आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, आपको हो सकता है कि लगे कि सर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं टाइम लेके आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, वीडियोस जो है घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट का भी हो सकता है, पर आप पेशेंटली इन वीडियोस को देखो, वरना आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगी। ओके, अब राम अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हम बोल रहे थे, राम अकाउंट का ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, अब देखो एंट्री क्या होनी चाहिए थी उसको मैं लिखूंगा ग्रीन में, और एंट्री जो हो गई उसको लिखूंगा ब्लू में। तो ग्रीन कलर ले लेते हैं। अब कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट होना चाहिए, एंट्री 200 रुपए। तो एंट्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए टू, सॉरी टू नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, बाय कैश अकाउंट, यहां 200 रुपए, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या एंट्री कर दी, अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी यहां पर टू कैश अकाउंट, ये एंट्री कर दी 200। अब हमारा ये जो यहां पर आपको दिख रहा है ये एंट्री है नहीं, ये एंट्री की नहीं है, ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो कैश राम के अकाउंट में 200 रुपए का होना चाहिए था क्रेडिट, लेकिन वो हुआ नहीं, जबकि हो गया 200 रुपए का डेबिट। अब राम के अकाउंट को 200 रुपया क्रेडिट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्रेडिट साइड में, हम थोड़ी ना ऐसे काट दे सकते हैं, यहाँ पर काट तो नहीं सकते, अकाउंटेंट है भाई, काटा कुटी नहीं कर सकते, रेक्टिफिकेशन हमको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर बाय कैश अकाउंट जो है ये 400 लिखना पड़ेगा। क्यों 400 लिखना पड़ेगा, देखो नॉर्मली अगर ये गलती हमसे नहीं हुई होती, एक बार मैं इस गलती को यहाँ से हटा देता हूँ, ये मान लो कि मैंने हटा दी। ठीक है, ये गलती मान लो कि हमसे यहाँ पर नहीं हुई होती, तो हमको क्रेडिट साइड में 200 रिकॉर्ड करना पड़ता। ठीक है, लेकिन ये गलती तो यहाँ पर हो गई, हमने क्रेडिट साइड की जगह डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है यहाँ पर, किंतु कुछ नहीं है एंट्री। ठीक है, ये एक सेकंड, ये एंट्री यहाँ है ही नहीं,
ओके, तो राम अकाउंट को हमने 200 से डेबिट कर दिया, जबकि 200 से क्रेडिट होना चाहिए था। तो अब 200 से क्रेडिट करने के लिए हमको सबसे पहले तो इस 200 का इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, देखो ये जो 200 का क्रेडिट हमने यहां पर एंट्री किया, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये 200 का इफेक्ट नलीफाई होगा, पहली बात। और हमको 200 रुपए क्रेडिट भी तो चाहिए राम अकाउंट में, तो हमको फिर से ये चीज जो है बाय कैश यहां पर और 200 चाहिए, यहां पर हमको और 200 चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रेडिट में एक्चुअली 200 होना चाहिए था। तो पहला जो 200 है, ये पहला 200 इस 200 के इफेक्ट को नलीफाई करेगा, इस रॉन्ग एंट्री का जो 200 है इसके इफेक्ट को नलीफाई करेगा पहला 200। और हमको क्रेडिट साइड में 200 होना चाहिए था, उसके लिए हमको और 200 चाहिए। तो एक्चुअली यहां पर अमाउंट हमको कितना करना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन के लिए? 400। ठीक है, तो ये हमारी होगी रेक्टिफिकेशन एंट्री। और यहां पर आप बाई कैश नहीं लिख के आप लिख सकते हो कि बाय रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक रेक्टिफाइड। ठीक है, बाय रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक रेक्टिफाइड, ऐसे करके आप 400 रुपए यहां पर लिख सकते हो। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट। अब चलो फिर से अपने नोट्स में आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको करा दिया, कौन सा, ये वाला 200 रुपए वाला। अच्छा, तीसरा देख लेते हैं, ये वाला ₹50 रिसीव्ड फ्रॉम महेश वॉज ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। 50 रुपए आपने महेश से रिसीव किए थे, लेकिन उसके अकाउंट में पोस्ट करना मिस हो गया। पोस्ट करना ओमिट हो गया, मतलब मिस हो गया। याद है ना, एरर्स ऑफ ओमिशन बताया था कि जब आप कोई काम करना भूल जाते हो तब वो एरर्स ऑफ ओमिशन होता है। तो अब इसके लिए क्या करना है, देखो कैश बुक में एंट्री सही हुई है, कैश बुक में आपने रिसीव्ड साइड में टू महेश करके आपने लिख दिया है, लेकिन महेश के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है। तो सीधी सी बात है, महेश के अकाउंट में आपको जाना है और इसको पोस्ट कर देना है। तो ये जो मान लो कि ये राम अकाउंट नहीं, ये अब महेश अकाउंट बना देते हैं इसको। ठीक है, महेश अकाउंट में आपने पोस्ट करना है। तो ये गलत एंट्री जो है इसको मिटा देता हूं, और यहां पर बाय कैश अकाउंट बोल के आपको 50 रुपए जो है इसकी पोस्टिंग कर देनी है। ठीक है, बस सिंपल सा बात है। अगर ये पोस्टिंग आपका जो छूट गया है, अब डेट जो है, क्या होता है कि हम रेक्टिफिकेशन क्यों लिखते हैं, हम बाय कैश भी लिख सकते हैं, हम रेक्टिफिकेशन वगैरह क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो कोई भी अकाउंट में एक डेट का कॉलम होता है यहाँ पर। ठीक है, मैं अब डीप जा रहा हूँ चीज़ों में, जिन चीज़ों के बारे में आपको कोई और बताएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंटली सुनना। मैं हो सकता है कि बहुत एक्स्ट्रा बातें आपको बता रहा हूँ जो बाकी लोग डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन मुझको लगता है कि ये चीज़ें डिस्कस करना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो एक डेट कॉलम होती है, आपको पता है। अब क्या करते हैं कि हम एंट्रीज जो है डेट वाइज करते जाते हैं, लेजर में भी पोस्टिंग जो है डेट वाइज करते जाते हैं। तो जैसे जैसे डेट्स पार होती है हम एक एक एंट्री रिकॉर्ड करते जाते हैं। अब ये कैश अकाउंट की जो एंट्री है उसको मान लो कि हमको यहाँ पर रिकॉर्ड करना था, इस डेट में। ठीक है, एक्चुअली ये जो एंट्री है हमको उसको इस डेट में एंट्री करना था, लेकिन ये जो एरर है वो आइडेंटिफाई हुआ बहुत दिनों बाद, और रेक्टिफाई भी हो रहा है बहुत दिनों बाद, पीरियड के एंड में जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। तो उस समय ये जो पोस्टिंग है आप एंड डेट पे आके कर रहे हो, यहां पर आप एंड डेट पे आके कर रहे हो। तो यहां पर अगर आप बाई कैश 50 रुपीज लिखोगे ना, तो लोगों को अटपटा लगेगा कि इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो गए, उसके बाद ये बीच की एक डेट की ट्रांजैक्शन यहां पर क्यों लिख रहा है बंदा, ये तो उसने लेजर की पोस्टिंग में गड़बड़ कर दी। लेकिन अगर आप यहां पर लिखोगे, मान लो कि मैं ब्लू इंक से लिख देता हूं, बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ अमाउंट नॉट पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक। ठीक है, ऑन इतना, मान लो कि ये डेट थी, इसको 4 जनवरी पकड़ लेते हैं, 4 जनवरी। ठीक है, तो ऑन 4 जनवरी, और ये एंट्री आप किस दिन रेक्टिफाई कर रहे हो, आप मान लो कि दिसंबर महीने तक, आपका जनवरी से दिसंबर तक का अकाउंट्स बनता है मान लो, फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो ये आप एंट्री 31 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहे हो रेक्टिफिकेशन वाली। तो ऐसे करके आप यहाँ पर 50 रुपए लिख सकते हो। तो ये एंट्री तो आपका हुआ नहीं था, ये पोस्टिंग करना आपका रह गया था। तो 4 जनवरी की जो एक पोस्टिंग आपकी छूट गई थी, उसको आपने 31 दिसंबर को महेश के अकाउंट में पोस्ट कर दिया 50 रुपया, ताकि महेश के अकाउंट का बैलेंस सही आ जाए। और आपने लिख दिया कि 4/1 को हमने उससे एक 50 रुपया रिसीव किया था, जो हमने कैश बुक से महेश के अकाउंट में, जो कि हमको ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए था, पर हमने पोस्टिंग नहीं किया था, हम भूल गए थे पोस्टिंग करना। तो अब उसको 50 रुपये ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर बाई कैश, इसलिए हम यहाँ पर बाई कैश नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये 31/12 को तो हमने उससे कैश रिसीव नहीं किया ना,
हमने यहाँ पर क्या लिखा कि जो कैश का एंट्री हमको 4 जनवरी को लेना था उसको हम लेना भूल गए थे, तो उसी की रेक्टिफिकेशन के तौर पर हम यहाँ पर 50 रुपए लिख रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद ₹1000 वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू विमल अकाउंट बाय ₹100। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा कठिन और टेक्निकल है। कठिन मतलब क्या, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कठिन दुनिया में कुछ भी नहीं है। ओके, गुड्स परचेज किया है विनोद से, कितने का? 1000 का, और वो रॉन्गली क्रेडिट कर दिया है विमल अकाउंट में 100 रुपए से। अब देखो कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं इन लोगों ने। यहाँ पर आते हैं अपने रफ पेज में, लिखते हैं चीज़ों को क्या हुआ है। हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है विनोद से 1000 का, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? देखो सॉरी, क्या, हाँ, गुड्स परचेज किया है विनोद से 1000 का, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज अकाउंट होना चाहिए डेबिट 1000 से, ठीक है, टू विनोद अकाउंट होना चाहिए 1000 से। ये हमारी सही एंट्री होनी चाहिए, यानी कि परचेज बुक में हमारा 1000 रुपया का एक क्रेडिट एंट्री जो आएगा, क्रेडिट परचेज का एक एंट्री आएगा, और विनोद के अकाउंट में क्रेडिट साइड में 1000 रुपये पोस्ट होंगी। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये जो विनोद के अकाउंट में 1000 रुपये पोस्ट होना था, उसकी जगह विमल के अकाउंट में 100 रुपये क्रेडिट पोस्ट हो गया। तो देखो क्रेडिट साइड में ही पोस्टिंग की है, पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होनी थी, क्रेडिट साइड में ही की है, लेकिन यहाँ पर दो एरर्स ऑफ कमीशन में मैंने आपको 3 तरह के एरर्स बताए थे जो हो सकते हैं। एक तो या आप रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दो, तो वो यहाँ पर हुआ है, विनोद अकाउंट की जगह आपने विमल अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो रॉन्ग अकाउंट की गलती हो गई। दूसरा जो है, रॉन्ग अमाउंट की भी गलती हो गई, 1000 की जगह 100 पोस्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन रॉन्ग साइड की एक गलती होती है कि डेबिट की जगह क्रेडिट, वो यहां पर नहीं हुई है, तो क्रेडिट में ही पोस्ट होनी थी, क्रेडिट में ही पोस्ट किया है, लेकिन अकाउंट गलत है और अमाउंट भी गलत है। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? अब आपको मैं दिखाता हूं। यहां पर इन्होंने एंट्री क्या कर दी है, एंट्री तो इन्होंने यही की है, परचेज टू विनोद, ठीक है, लेकिन परचेज बुक से जब पोस्ट किया, तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर अच्छे से बना करके। ये मान लो कि विनोद अकाउंट है, और ये मान लो कि हमारा और किसके अकाउंट में गलती से पोस्ट कर दिया था? विमल, ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है विमल अकाउंट और ये है विनोद अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, परचेज अकाउंट में तो पोस्टिंग जो है वो सही हुई है, क्योंकि परचेज अकाउंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो परचेज बुक से 1000 रुपये परचेज अकाउंट में चले गए हैं, ठीक है, परचेज अकाउंट के डेबिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनोद अकाउंट के क्रेडिट में 1000 रुपये आना था जो कि नहीं आया, तो सही एंट्री क्या होनी थी? ब्लू से लिखेंगे, विनोद अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेज बोल के 1000 रुपये आना था, ठीक है, लेकिन विमल अकाउंट के, अब जो गलत है उसको मैं लिखता हूं, ग्रीन से लिख देता हूं गलत को, ठीक है, विमल अकाउंट के क्रेडिट में आ गया बाय परचेज 100 रुपया, ठीक है, तो ये एंट्री तो गलत है हमारी, ये एंट्री तो हमारी गलत है, इसको मिटाना पड़ेगा। अब मिटा क्या, ऐसे काट दें क्या? ऐसे काटना अकाउंट्स में अलाउड नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहां पर एक डेबिट में, ये क्रेडिट में हमने 100 डाली थी ना गलत, अब डेबिट में एक 100 डाल देंगे, तो डेबिट में जैसे ही 100 डाल देंगे, इस 100, ये जो 100 है यहाँ पर क्रेडिट में, इसकी इफेक्ट नलीफाई हो जाएगी। ओके, तो डेबिट में 100 डालते समय क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग ऑन, ये एंट्री आपने जितनी भी तारीख में ली थी उसका डेट यहाँ पर डाल देना, ठीक है, हो गया ये। तो विमल अकाउंट को तो हमने सही कर दिया, ठीक है। ये एंट्री क्या हम कोई जर्नल एंट्री से क्या इसको ठीक कर सकते थे क्या, इस एरर को? एक बार सोचना तो, क्या कोई जर्नल एंट्री से हम ठीक कर सकते थे क्या? नहीं। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं विनोद अकाउंट को सही कर लूं। देखो विनोद अकाउंट में आपका 1000 रुपए का परचेज रिकॉर्ड होना चाहिए था, पर ये हुआ नहीं है, ये मैंने ब्लू में लिख तो दिया है, पर ये एंट्री एक्चुअली में हुई तो नहीं है अभी तक, ये तो गलती है। अब उसको सही करने के लिए हमको ये एंट्री डालनी पड़ेगी, तो बाय परचेज तो लिखेंगे नहीं, यहां पर हम लिख देंगे बाय करेक्शन ऑफ, बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग, ठीक है, तो यहां पर बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग ऐसा हम लिख देंगे ऑन
ये जो है वो डिटेल्स हम लिख देंगे यहाँ पर। तो देखो विमल के अकाउंट में जो 100 रुपए का क्रेडिट हुआ था ये वाला, इसको सही करने के लिए हमको डेबिट साइड में एक 100 रुपए का एंट्री डालना पड़ा, रेक्टिफिकेशन एंट्री। और विनोद के अकाउंट में जो 1000 रुपए का क्रेडिट होना चाहिए था पोस्टिंग, वो तो हुआ ही नहीं, तो उसको सही करने के लिए हमको एक यहाँ पर क्रेडिट डालनी पड़ी। अब मान लो कि अगर आपको कोई कह दे कि इसको जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई करके बताना जरा, तो जर्नल एंट्री क्या करनी पड़ती हमको, जर्नल एंट्री क्या करनी पड़ती, जर्नल एंट्री क्या करनी पड़ती वो देख लो। विमल के अकाउंट में हमको करेक्ट करने के लिए 1000 रुपए का एक सॉरी 100 रुपए का डेबिट करना पड़ता। तो विमल अकाउंट को हमको डेबिट करना पड़ता 100 रुपए से, ठीक है। और हमको क्रेडिट क्या करना पड़ता, विनोद अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता। तो टू विनोद अकाउंट, लेकिन ये क्रेडिट 1000 रुपए का करना पड़ता। तो क्या ये जर्नल एंट्री पॉसिबल हो पा रही है? 100 रुपए का डेबिट और 1000 रुपए का क्रेडिट, ये पॉसिबल हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। अगर यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात, विमल के अकाउंट में, अगर यहां पर विमल के अकाउंट में जो कि गलती से पोस्ट हो गया था, अगर ये पोस्टिंग जो है ये 100 की जगह 1000 रुपए हुई होती, 100 की जगह 1000 रुपए, यानी कि आपका अमाउंट भी सही, ठीक है, साइड भी सही, क्रेडिट साइड का क्रेडिट साइड ही सही, खाली अकाउंट गलत, अमाउंट भी सही साइड भी सही, खाली अकाउंट गलत। तो उस समय जो है आप इसका जो 1000 रुपए का, तब आप जर्नल एंट्री ले सकते थे, तब आप विमल अकाउंट को 1000 रुपए से डेबिट करके विनोद अकाउंट को 1000 से क्रेडिट कर देते, तो जर्नल एंट्री के माध्यम से ही आपका रेक्टिफाई हो पाता, ठीक है। फिर वो जर्नल एंट्री लेजर में पोस्ट होती तो ऑटोमेटिक आपका रेक्टिफाई हो जाता इफेक्ट उसका। लेकिन यहां पर क्योंकि आपने अमाउंट में भी गड़बड़ कर दी है, तो आप जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये जो एरर्स आप जो आइडेंटिफाई करते हो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसमें दो तरह के एरर्स हो सकते हैं। एक तरह जिसकी अभी हम डिस्कशन करें वो ये है कि जिसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल नहीं है, जैसे इस केस में रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और एक तरह कैटेगरी है जिसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर यहाँ पर विनोद के अकाउंट की जगह विमल के अकाउंट में पोस्ट हुआ होता, अमाउंट सही होता, मान लो 1000 की जगह जो 100 पोस्ट हुआ ना, 100 की जगह 1000 ही होता, तो फिर हम एक जर्नल एंट्री से इसको रेक्टिफाई कर लेते, ठीक है। चलो, अब ये तो एग्जाम्पल्स यहाँ के हो गए। अब दूसरी कैटेगरी की बात हम बाद में करेंगे, पहले अभी ज़्यादा दूसरी कैटेगरी की बात कर लूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं थोड़ा, ओके। तो चलो आ जाते हैं इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट में, और ये जो इलस्ट्रेशन 1 है इसको करते हैं, ओके। तो इलस्ट्रेशन 1 में देखो, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक ऑफ रामा एंड कंपनी। आप रामा एंड कंपनी की बुक्स में ये जो एरर्स हो गए हैं, यहाँ पर कुछ एरर्स दिए हुए हैं, उनको कैसे रेक्टिफाई करोगे। तो सबसे पहला देखो, टोटल टू द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। परचेज बुक की टोटल जो है वो 100 रुपए से अंडरकास्ट हो गई है। अब इसको समझो क्या हुआ है। देखो, इसके लिए मैं आपको एक परचेज बुक दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, ये सब्सिडियरी बुक्स वाले चैप्टर से मैंने उठाया है, इंस्टीट्यूट की मैट ही है। अब ये जो परचेज बुक है इसका टोटल कहाँ पर है, ये रहा टोटल 5022 रुपये, ओके। और यहाँ पर इंडिविजुअल देखो 3 लोगों से परचेजिंग की हुई है, मैं आपको एक एक करके तीनों हाईलाइट कर देता हूँ। एक है ब्राउन एंड कंपनी से, एक है द पेपर कंपनी से, और एक है वर्मा ब्रदर्स से, ठीक है। तो मैंने आपको सिखा दिया था कि इनकी पोस्टिंग कैसे की जाती है। ये जो क्या कहते हैं, ब्राउन एंड कंपनी से जो आपने परचेजिंग की है, इसका अमाउंट कितना आया देखो, 3042 रुपये। अब ये 3042 रुपये क्या होगा, ब्राउन एंड कंपनी जो है ना, ये वाला ब्राउन एंड कंपनी, इसके अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा, इसके अकाउंट के। क्योंकि परचेज की एंट्री क्या होती है, देखो परचेज एक्सपेंसेस है तो परचेज डेबिट होता है, और जिस पार्टी से आप परचेज करते हो वो पार्टी क्रेडिट होता है, क्योंकि वो आपका एक क्रेडिटर हो गया, उसको आपको पैसे देने, आप उससे माल खरीद के लाए हो तो आपकी लाइबिलिटी है ना, पैसे देने हैं। तो ब्राउन एंड कंपनी को हमको पैसे देने हैं, तो ब्राउन एंड कंपनी के अकाउंट के लेजर में जो ब्राउन एंड कंपनी का अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में 3042 रुपये की पोस्टिंग हो जाएगी। वैसे ही द पेपर कंपनी के अकाउंट में कितना है, 1800 रुपये की पोस्टिंग हो जाएगी, और वर्मा ब्रदर्स की अकाउंट में जो लेजर में इसकी अकाउंट है उसमें 180 रुपये की पोस्टिंग हो जाएगी। तो इंडिविजुअल जो परचेज के अमाउंट्स होते हैं, जो इंडिविजुअल अमाउंट्स होते हैं, जैसे कि 3042, 1800, 180, ये इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स ऑफ सप्लायर्स में पोस्ट होंगे, ओके।
और परचेज अकाउंट में क्या होगी, परचेज अकाउंट में इतना डिटेल में आप पोस्ट करोगे क्या, बोलो। इतना डिटेल्स में हम परचेज अकाउंट में पोस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सारी डिटेल्स जब हमारी परचेज बुक में अवेलेबल है ही, तो एक बंदा डबल मेहनत क्यों करेगा। परचेज बुक में हम क्या करेंगे, जैसे कि ये फरवरी के ट्रांजैक्शन आपको दिख रहे हैं ना 2020 के, तो फरवरी महीना 2020 में आपका जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ था वो सारा का हम टोटल लगाएंगे और परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हम पोस्ट कर देंगे, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे कि टू परचेजेस ड्यूरिंग फरवरी, ठीक है, या टू क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि परचेज बुक से जो परचेज अकाउंट में पोस्ट होती है वो क्रेडिट परचेज होती है। तो टू परचेजेस ड्यूरिंग फरवरी में डायरेक्ट 5,022 रुपए पोस्ट करेंगे। एक एक अमाउंट परचेज अकाउंट में हम पोस्टिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट 5,022 रुपए। अब क्या हुआ गलती, ये जो 5,022 रुपए है ना, ये कैलकुलेटर में टोटल लगाते समय 100 रुपया कम टोटल लग गया। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 100 रुपया कम टोटल अगर लग जाएगा तो 4,922 ही होगा। अब परचेज अकाउंट में आपने 4,922 रुपया पोस्ट कर दिया, यानी कि परचेज की जो आपने अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्टिंग की वो 4,922 रुपए कर दिए। इसके कारण क्या हुआ, परचेज अकाउंट जो है उसका डेबिट साइड जो है वो 100 रुपए से कम हो गया, 100 रुपए से कम हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना बोला है कि परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट मतलब क्या, ये बता देता हूं। कास्टिंग मतलब टोटल लगाना, अंडरकास्ट मतलब टोटल कम लगा दिया, और ओवरकास्ट मतलब टोटल ज्यादा लगा दिया। तो अंडरकास्ट वर्ड का मतलब है कि जितना टोटल लगना चाहिए था उससे 100 रुपए कम लग गया। ओके, अब टोटल लगाने में गलती हुई है, इसका मतलब हमको ये समझना है कि कहाँ गया मेरा वो एग्जाम्पल, हाँ, इसका मतलब ये समझना है कि ये जो इंडिविजुअल आइटम्स की पोस्टिंग हुई है ना, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। जब तक क्वेश्चन आपको नहीं बता देता, क्वेश्चन आपको जिस गलती को हाईलाइट करके देगा, आपको दिमाग में यही लेके चलना है कि वहीं पर गलती हुई है और कहीं कोई गलती नहीं हुई है। यानी कि ब्राउन एंड कंपनी के अकाउंट में 3,042 ही पोस्ट हुआ है, पेपर कंपनी में 1,800 ही पोस्ट हुआ है, और वर्मा में 180 ही पोस्ट हुआ है। आप ऐसा मत मान लेना कि टोटल परचेज में 4,922 पोस्ट हुआ है, यानी कि 100 रुपया कम हुआ है, तो इन तीनों में भी किसी में 100 रुपया कम पोस्टिंग हुआ होगा, ऐसा नहीं है। इन तीनों की पोस्टिंग सही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में जो टोटल आप कैरी करके ले जाते हो वहां पर 100 रुपए कम पोस्टिंग हुआ है। तो इसकी जर्नल एंट्री से रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है क्या, सिर्फ परचेज अकाउंट का डेबिट 100 रुपए से कम है तो आपको उसका डेबिट 100 रुपए से बढ़ाना है, लेकिन क्रेडिट तो सारा ठीक है, क्रेडिट तो सारा ठीक है, तो क्रेडिट में तो कुछ करना नहीं है, तो जर्नल एंट्री तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जर्नल करोगे तो एक डेबिट और एक क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट में हम डेबिट साइड में सिर्फ एक एंट्री मार देंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ पर एक बार परचेज अकाउंट जो है उसको लिख लेते हैं। मान लो कि ये परचेज अकाउंट है, अब इसके डेबिट साइड में आपने टू परचेज इन फेब्रुवरी, ठीक है, टू परचेज इन फरवरी बोल के आपने 4,922 रुपये पोस्ट कर दिया था, जबकि आपको करना था 5,022 रुपये, 100 रुपया कम। तो यहाँ पर टू रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग कास्टिंग या अंडर कास्टिंग लिख सकते हो, टू रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग कास्टिंग इन फेब्रुवरी, इसमें आप 100 रुपये ऐसा डाल दो तो आपका परचेज का डेबिट में 100 रुपया आ गया। तो ये हो गई इसकी रेक्टिफिकेशन, सिंपल, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन का पहला पॉइंट जो है वो हमने कर लिया, ये हमारा हो गया। ओके, इसके बाद देखो, द रिटर्न्स इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाई 50 रुपया। रिटर्न्स इनवर्ड मतलब क्या, बोलो तो रिटर्न्स इनवर्ड मतलब सेल करते हो तो गुड्स बाहर जाते हैं और गुड्स वही वापस आ रहे हैं, मतलब सेल रिटर्न हो रही है। तो यहाँ पर सेल रिटर्न का बुक का बात किया जा रहा है, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, उसको रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं। वो अंडरकास्ट हुआ है 50 रुपए से। अब सेल्स रिटर्न जो है, सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, इनकम है क्रेडिट है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट में 50 रुपए कम पोस्ट हुए हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट 50 रुपए कम हुए हैं, तो उसकी भी सेम तरीके से जैसा मैंने आपको परचेज में दिखाया वैसा ही सेम यहाँ पर आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखना है, और यहाँ पर जो 50 रुपया का जो आपको कम पोस्टिंग हुआ है अंडर कास्टिंग की वजह से, उसको यहाँ पर ऐसे रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग कास्टिंग इन फरवरी या जो भी है वो लिख के आप यहाँ पर 50 रुपये लिख दोगे तो आपका वो रेक्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला पॉइंट भी सेम है, देखो सोल्यूशन भी दिया हुआ, आप इंस्टीट्यूट की मैट में सोल्यूशन देख सकते हो। ओके, अच्छा तीसरा पॉइंट में आते हैं।
A sum of rupees 250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account. अब ये वाला देखो, इसका क्या है, एक 250 रुपए का डेप्रिसिएशन आपने लगाया था मशीन पे, उसको आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया। अब जो भी डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं मशीनरी पे, डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ होती है? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री जर्नल प्रॉपर में होती है, क्योंकि उसके लिए कोई परचेज बुक, सेल बुक, ये सब बुक में तो एंट्री होगी नहीं, तो बचा क्या? जर्नल प्रॉपर, उसमें एंट्री होती है। अब जर्नल प्रॉपर में तो आपकी प्रॉपर जो है जर्नल फॉर्म में एंट्री होती है, तो डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होनी चाहिए? डिप्रिसिएशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो डिप्रिसिएशन डेबिट होगा, 250 रुपए से डेबिट होना चाहिए। और टू क्या होगा? मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी आपकी एसेट है, और मशीनरी एसेट में जब डिक्रीज होता है, एसेट में जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। अब मशीनरी एसेट है, डिप्रिसिएशन की वजह से मशीन की वैल्यू में हो रही है गिरावट, तो मशीनरी को 250 रुपए क्रेडिट करना पड़ेगा। अब एरर में क्या बोला है? बोलो, एरर में बोला है कि 250 रुपए का जो डिप्रिसिएशन हमने लगाया ना, वो हमने नॉट बीन डेबिटेड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। लेजर में जर्नल प्रॉपर में हमने सही एंट्री कर दी, जर्नल प्रॉपर में हमने ये एंट्री सही कर दी है। अब इसकी पोस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, पोस्टिंग क्या होगी? बोलो, इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमको डेबिट करना पड़ेगा, और इसको मशीनरी अकाउंट में हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। कहाँ पर? लेजर में। लेजर में जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसमें 250 रुपए डेबिट करने पड़ेंगे, और मशीनरी अकाउंट जो है लेजर में, उसमें 250 रुपए क्रेडिट करने पड़ेंगे। अब हमने मशीनरी अकाउंट में तो क्रेडिट कर दिया, पोस्टिंग करते समय मशीनरी अकाउंट में तो क्रेडिट कर दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करना भूल गए। देखो यहां पर लिख दिया है, हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये नहीं लिखा कि मशीनरी अकाउंट में भी क्रेडिट करना भूल गए हैं। ठीक है, ये लिख दिया नॉट बीन डेबिटेड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब आपको समझना है बाकी सब चीज सही है, सिर्फ डिप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बोलो, डिप्रिसिएशन अकाउंट को सिर्फ 250 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? ये जो ऐसा डिप्रिसिएशन अकाउंट दिखा देता हूं, ये जो आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट है, मान लो डिप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें एक 250 रुपए की पोस्टिंग डेबिट साइड में होनी चाहिए थी। यहां पर 250 रुपए की पोस्टिंग जो आपने नहीं की, तो अभी कर देंगे, अभी कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें? ओके, तो यहां पर देखो, एक्चुअली अब मैं आपको यहां पर बताता हूं, मैंने हर जगह पर रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन लिखा था, यहां पर भी आप रेक्टिफिकेशन लिख सकते हो कि टू रेक्टिफिकेशन ऑफ नॉन पोस्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। लेकिन डिप्रिसिएशन जनरली हम लोग कब लगाते हैं? बोलो, साल के एंड डेट में। ठीक है, और रेक्टिफिकेशन भी हम कब कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं कब? साल के एंड डेट में ही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स भी साल के एंड डेट में बनती है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो कि रेक्टिफिकेशन ना लिख के टू मशीनरी अकाउंट भी लिख सकते हो, मतलब साल के एंड डेट में आपको एक एंट्री करनी थी, मान लो। ठीक है, साल के एंड डेट में आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट में यहां पर क्या एंट्री करनी थी? इसको एक बार मैं साइड कर देता हूँ, ये जो मैंने इतना लिखा है इसको एक बार साइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको देखना मत। यहाँ पर हमको क्या एंट्री करनी थी? टू मशीनरी अकाउंट ऐसे एंट्री करनी थी, जो हमसे होना छूट गई। अब ये गलती हमने कब पकड़ ली? साल के एंड डेट में ही पकड़ी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हम किस दिन बनाते हैं? साल के एंड डेट में। तो आज हमको कोई काम करना था, आज ही पता चल गया कि ये एंट्री नहीं हुई है, तो आज ही अगर रेक्टिफाई करेंगे तो डायरेक्ट टू मशीनरी अकाउंट ही लिख देंगे ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। लेकिन इंस्टीट्यूट की मैट में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। अगर मैं आपको इंस्टीट्यूट की मैट का रेफरेंस नहीं देता, अगर ऐसे खुद से पढ़ा रहा होता, तो मैं बोलता कि टू मशीनरी अकाउंट बोल के एंट्री कर दो, आपकी जो एंट्री छूट गई थी उसकी एंट्री हो गई, झमेला खत्म। 31 दिसंबर को ही एंट्री करनी थी, 31 दिसंबर को ही पता चल गई कि गलती हो गई, एंट्री नहीं हुई, तो 31 दिसंबर को एंट्री जैसी होनी थी वैसी कर दी, टू मशीनरी अकाउंट। लेकिन इंस्टीट्यूट के मैट में ऐसा लिखा हुआ है कि टू रेक्टिफिकेशन ऑफ नॉन पोस्टिंग वगैरह इतना इतना लिखो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो सॉल्यूशन में एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो ये कौन सा था? थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर रेक्टिफाई करने के लिए लिखा हुआ है टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन डेटेड इतना ₹250, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। यहाँ पर डायरेक्ट टू मशीनरी अकाउंट भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा लिखा है, इसलिए मैंने भी आपको वैसे ही बता दिया। ओके,
पर कंफ्यूज मत होना, डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में 250 आ गए तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, फाइनल अकाउंट्स में भी डिप्रिसिएशन पहुंच जाएगा। वहां पर अकाउंट में आपने क्या लिखा है टेक्स्ट में उससे फर्क उतना नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस की फिगर भी गलत नहीं होगी, कुछ नहीं। आपका डेबिट में 250 आ गया ना, बस आपका काम हो गया। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अ पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट। देखो ये वाला, मोहन को हमने सैलरी दी है 75 रुपए, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, आ जाते हैं यहां पर। एंट्री क्या होगी, मोहन, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, सैलरी दी है मोहन को 75 रुपए, तो सैलरी अकाउंट होगी डेबिट 75 रुपए से, और यहाँ पर होगा टू कैश या बैंक, आपने जैसे भी दिया है। ठीक है, मोहन का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, मोहन को सैलरी दिया है, लेकिन सैलरी एक एक्सपेंस है तो हमको एक्सपेंस को ही डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर मोहन का नाम जो है उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता, तो ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। अब गलती क्या हुई है वो देख लेते हैं। ये सैलरीज अकाउंट में 2 बार पोस्ट हो गई है। अब देखो ये एंट्री जो होनी चाहिए थी, ये हमारा सैलरी अकाउंट है, एक बार बना लेते हैं आपके लिए। ये जो सैलरी अकाउंट, ओके। सारी चीज़ें मैं आपको इतनी मेहनत से कर कर के बता रहा हूँ ताकि आपको सीखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब ये जर्नल एंट्री जो है सैलरी वाला, ये लेजर में पोस्टिंग होगा, ओके। कैश बैंक वाला साइड तो लेजर में पोस्टिंग नहीं होगा क्योंकि ये कैश बुक में आ गया। सैलरी वाला पार्ट जो है इसका तो लेजर में पोस्टिंग होगा, ठीक है। तो लेजर में जब पोस्टिंग होगा तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पर टू कैश आपने पोस्ट कर दिया 75 रुपये। अब अकाउंटेंट ना जब जब ये एंट्री उसने रिकॉर्ड किया, उस समय वो किसी से बात कर रहा था या फ़ोन पे बात कर रहा था, अचानक फ़ोन पे बात करते करते उसने क्या किया, फिर से ओहो ये एंट्री पोस्ट करनी है बोल के फिर से यहाँ पर टू कैश 75 लिख दिया। क्या किया, गलती से 2 बार लिख दिया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट, 2 बार पोस्टिंग हो गई। ठीक है, तो 2 बार पोस्टिंग हो गई तो क्या करें, ये गलती हो गई तो ऐसे काट दें क्या, ऐसा काटना तो अकाउंट्स में अलाउड नहीं है, तो इसको बैक कर देंगे। और इसकी इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए क्रेडिट में एक 75 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ डबल पोस्टिंग ऑन इतना। यहाँ पर जो भी डेट है आपकी उस डेट को आप यहाँ पर लिख दो। तो ये जो 75 का आपने यहाँ पर क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, उसका ये है यहाँ पर जो डेबिट में आपने गलती की थी उसका इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो गया और सैलरी का बैलेंस जो आपका सही आ जाएगा। और कहीं पर कोई करेक्शन करने की ज़रूरत है क्या, और कहीं पर कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका, ये एक्चुअली ना ये जो सैलरी की पेमेंट है ये पहले कैश बुक में एंट्री हुई होगी। आपको पता है कि कैश के ट्रांजैक्शंस कैश बुक में ही एंट्री होते हैं और वहाँ से लेजर में पोस्टिंग होती है। कैश और बैंक की अकाउंट तो होती नहीं है वहाँ की, इस एंट्री की इस एस्पेक्ट की कोई पोस्टिंग नहीं होगी, सिर्फ इस एस्पेक्ट की पोस्टिंग होती है। और कैश और बैंक के बैलेंसेस तो हमको कैश बुक से ही मिल जाते हैं, इसलिए लेजर में पोस्टिंग करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो सैलरी अकाउंट में पोस्ट करते समय डबल पोस्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो ये हो गई बात। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, कमेंट्स में बताना ज़रूर, फीडबैक देना अपना। क्या मैं ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ पता नहीं, आप लोगों से फीडबैक नहीं मिलता है तो मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक ₹1500 हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब देखो बिल्स रिसीवेबल के बारे में तो हमने ज़्यादा बात नहीं की है, अब बात कर लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पास है और इसके बदले आपको फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं, यानी कि ये हमारा एसेट है। और एसेट की बैलेंसेस क्या होती है, हमेशा डेबिट, ठीक है ना। क्योंकि बिल्स रिसीवेबल जो हमारे पास है इससे हमको फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं, तो ये हमारा एसेट है, एसेट की बैलेंसेस होती है डेबिट। अब बिल्स रिसीवेबल जो है, देखो क्या लिखा था यहाँ पर, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल्स रिसीवेबल मान लो किसी महीने का जनवरी महीने में हमको बिल्स रिसीवेबल का भी एक सब्सिडियरी बुक होता है, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने वो किया नहीं, ठीक है। इंस्टीट्यूट के मैट में भी नहीं किया हुआ था। इसका जो जनवरी महीने का जो टोटल था बिल्स रिसीवेबल का वो था 1500 रुपये,
ठीक है। तो ये टोटल कहाँ पोस्ट होना चाहिए, किसी भी सब्सिडियरी बुक का टोटल कहाँ पोस्ट होता है, परचेज बुक जो है उसका टोटल परचेज अकाउंट में पोस्ट होता है, सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में पोस्ट होता है, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल जो है सेल्स रिटर्न में, और परचेज रिटर्न जो बुक है उसका टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट में। तो बिल्स रिसीवेबल बुक का भी टोटल जो है वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में ही पोस्ट होगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर देख लो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, ये हो गया हमारा BR अकाउंट। अब बिल्स रिसीवेबल हमारी क्या है, एसेट है। तो ये जो बिल्स रिसीवेबल बुक का जो टोटल है ये डेबिट साइड में पोस्ट होनी चाहिए थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते थे टू पोस्टिंग फ्रॉम BR बुक फॉर जनवरी, ऐसा करके आपको 1500 करना चाहिए था। लेकिन आपने यहाँ पर गड़बड़ क्या कर दी, ये जो क्रेडिट साइड है ना, देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या लिखा हुआ है, इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। ओके, तो क्रेडिट में पोस्ट कर दिया मतलब आपने 1500 को इधर लिख दिया, ठीक है ना। तो इस 1500 के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1500 के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए इधर एक 1500 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये एरर जो है आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर 1500 एक्चुअली तो डेबिट में होना चाहिए था, तो डेबिट में तो आपने एक रिकॉर्ड किया नहीं, तो डेबिट में भी एक देना पड़ेगा। तो आपको रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो टू रेक्टिफिकेशन बोल के आपको यहाँ पर एक डालना पड़ेगा 1500 में, 1500 का डेबिट साइड में। तो ये तो इस क्रेडिट वाले रॉन्ग एंट्री को नलीफाई कर रहा है, और आपको सही एंट्री जो डेबिट में होनी चाहिए उसके लिए टू पोस्टिंग फॉर BR बुक फॉर जनवरी ऐसे करके लिख देना पड़ेगा। ये आपने एक्चुअली यहाँ लिख रखा था, ये जो है इतना पार्ट इसको आपने लिख रखा था इधर, ठीक है, डेबिट की जगह आपने क्रेडिट में लिख रखा था। अब यहाँ पर टू रेक्टिफिकेशन आपको लिख देना है, इसमें भी टू रेक्टिफिकेशन, इसमें भी टू रेक्टिफिकेशन। तो दो एंट्री की जगह आप सीधा क्या कर सकते हो कि एक को आप मिटा दो और रेक्टिफिकेशन बोल के आप यहाँ पर 3000 लिख दो। टू रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल बुक बोल के आप लिख सकते हो, इतनी जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन इसका। अब सिक्स्थ पॉइंट में आते हैं, द अमाउंट ऑफ 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैज बीन पोस्टेड एज 115। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, हरी को हमने एक क्रेडिट सेल किया है जिसका अमाउंट है 151 रुपए, ठीक है। वो सेल्स बुक में बिल्कुल सही एंट्री हुई है, लेकिन जब हमको उसको हरी के अकाउंट में पोस्ट करना था, लेजर में सेल्स बुक से हरी के अकाउंट में पोस्ट करना था, तो हमने उसको 151 की जगह 115 पोस्ट कर दिया। आते हैं अपने सब्सिडियरी बुक वाले चैप्टर में, यहाँ पर कोई भी एक सेल्स बुक निकाल लेते हैं। और यहाँ पर एक सेल्स बुक मेरे को दिख रहा है, ओके। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखो, हरी वरी भूल जाओ, मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा, इसको हमने सेल किया था 39,600 का, ठीक है। अब ये मान लो कि गुप्ता एंड वर्मा के अकाउंट में 39,600 का पोस्ट होना था, तो ये 36,900 का पोस्ट हो गया। कितने का हो गया, 36,900 का। इसको जब लेजर में गुप्ता एंड वर्मा के अकाउंट में पोस्ट करने जा रहे थे, अकाउंटेंट ने 39,600 की जगह 36,900 कर दिया। लेकिन सेल्स बुक में एंट्री सही है, तो सेल्स बुक का टोटल भी जो है, ये जो टोटल है ये सही आया होगा, सेल्स बुक का टोटल भी सही आया होगा। तो सेल्स अकाउंट में जो पोस्टिंग होती है वो तो टोटल की होती है, तो सेल्स अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ होगा वो सही है, सेल्स अकाउंट में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहाँ है, गुप्ता एंड वर्मा के अकाउंट में आपने अमाउंट गलत पोस्ट कर दिया। तो करेक्शन कहाँ करनी पड़ेगी, गुप्ता एंड वर्मा, यानी कि यहां पर हमारा क्या नाम बताया हुआ है, हरी। हरी के अकाउंट में आ जाते हैं, हरी की अकाउंट, एक हरी की अकाउंट भी बना लेते हैं। हरी का नाम लो और अकाउंट बनाओ, चलो ठीक है। ये हो गया हमारा हरी अकाउंट। अब हरी अकाउंट सेल्स जब आप करते हो तो जिसको सेल करते हो वो आपका डेटर होता है, एसेट होता है, तो डेटर हमेशा डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, डेटर डेबिट होता है, ठीक है। तो डेबिट साइड में हमने टू सेल्स ये 115 रिकॉर्ड कर दिया, जबकि होना चाहिए था कितना, मैं एक बार स्ट्राइक ऑफ करके लिखता हूँ, 151 होना चाहिए था। तो शॉर्टफॉल कितने का हुआ, 151 माइनस 115 इक्वल टू 36 रुपए। 36 रुपए की भी डेबिट साइड में पोस्टिंग कम हो गई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर तो देखो 115 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप डेबिट साइड में 36 रुपए लिख दो और टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन पोस्टिंग लिख सकते हो, टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन
पोस्टिंग ऑफ अमाउंट फ्रॉम सेल्स बुक। ऑन बोल के ये डेट दे सकते हो, इस डेट में जो आपने पोस्टिंग की थी वो डेट आप यहाँ पर देके 36 रुपये आप डाल दो, तो आपका डेबिट साइड जो है हर अकाउंट का वो सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब सातवां और आखिरी, इसके बाद आज की क्लास हम खत्म कर देंगे। मैं तो चाहता था कि आपको दूसरा वाला कैटेगरी भी आज सिखा दूं, लेकिन क्लास बहुत लंबा हो जा रहा है, यहाँ पर समझाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा धीरे चलूं, पर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते हुए चलो, बिल्कुल पानी की तरह। इतना डिटेल्स में शायद ही कोई आपको सिखाएगा, शायद ही, मतलब पेड वाले हो सकते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स वो आपको सिखा दें, पर मेरी तरह जो है आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वैसे शायद ही कोई आपको सिखाएगा। आप एक बार कमेंट्स में बताना तो कि आपने इतने डिटेल्स में पहले कभी रेक्टिफिकेशन, जो लोग पहले कर चुके हैं, क्या आपने कभी डिटेल्स में इतना एनालिसिस किया था कि कहाँ से क्या पोस्ट हो रही है, किस अकाउंट में क्या चीज़ आ रही है? क्या आपने कभी, बहुत लोग क्या होता है ना कि रट लेते हैं कि ऐसी कोई एंट्री आएगी तो इसका ये सोल्यूशन हमको करना है, ऐसी कोई एंट्री। रटने से क्या होगा कि आप क्या हर तरह के प्रॉब्लम को रट सकोगे क्या? आपके पास, मतलब जैसे मैथ्स को रट लेते हैं ना कुछ लोग कि ये प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे सॉल्व करना है, तो देखो रटना इज नॉट अ सोल्यूशन, समझना एक सोल्यूशन है, ताकि आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप एग्जाम में थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर सको। वरना रट के जाओगे ना तो एग्जाम में थर थर कांपते रहोगे कि जो मैंने रटा था वो अगर नहीं आया तो मैं तो बह जाऊंगा, मेरी नैया ही डूब जाएगी। ठीक है, चलो अब सातवां जो है उसको पढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ₹25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। अच्छा देखो ये क्या हुआ, सतीश को आपने 25 रुपया डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है, एक बार कैश बुक खोल लेते हैं जरा, कैश बुक इसमें है क्या? इस चैप्टर में कैश बुक नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो मैं ही आपको बता के ही समझा दूंगा, लास्ट एंट्री है इसमें, थोड़ा सा टाइम ले लेंगे। सतीश को आपने 25 रुपया डिस्काउंट अलाउ किया। अब कैश बुक जो आपका होता है, यहाँ पर एक बार बना लेते हैं। मान लो कि डबल कॉलम कैश बुक ही है, ये एक डिस्काउंट का कॉलम है और ये कैश का कॉलम है। ठीक है, ये इधर एक डिस्काउंट का कॉलम है और ये कैश का कॉलम है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कैश लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर डिस्काउंट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कैश लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर डिस्काउंट लिख दे रहा हूँ। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ये रिसीप्ट और ये पेमेंट। ठीक है, ये है कैश बुक। ओके, इससे ज़्यादा तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही। अब ये जो सतीश है, कहाँ गया? इसको 25 रुपया हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, लेकिन डिस्काउंट कॉलम में हमने नहीं पोस्ट किया था कैश बुक में। ठीक है, तो यहाँ पर सतीश से हमने कुछ पैसे रिसीव किए होंगे, तो टू सतीश, मान लो कि हमने उससे 5,000 रुपये रिसीव किए थे। जब हम कुछ पैसे रिसीव करते हैं तभी तो उसको डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो मान लो कि कैश में 5,000 रुपये हमने रिसीव किए थे और हमको एक डिस्काउंट अलाउ करना था, वो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, 25 रुपये। लेकिन ये 25 रुपये जो है ना, ये हमने एंट्री नहीं की, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं की। लेकिन सतीश का जो अकाउंट है, एक बार सतीश का अकाउंट बनाते हैं। ये लेजर में सतीश का अकाउंट है। ठीक है, सतीश, इसमें डेबिट और क्रेडिट इधर इधर हो गया। अब यहां पर सतीश के अकाउंट में क्या होगा? बाय कैश होगा, मान लो 5,000 रुपये उसने दिए थे, और बाय डिस्काउंट होगा 25 रुपये। तो सतीश के अकाउंट में क्वेश्चन बोल दिया कि सतीश के अकाउंट में, उसके पर्सनल अकाउंट में हमने पोस्टिंग बिल्कुल सही की है, डिस्काउंट का एंट्री हमने सतीश के अकाउंट में कर दिया है, सिर्फ कैश बुक में 25 रुपया यहाँ नहीं लिखा है। तो इसके कारण तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन इसके कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या होता है कि डिस्काउंट का जो कॉलम होता है उसकी हम पीरियड के एंड में क्या करते हैं, डिस्काउंट कॉलम की टोटल लगाते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था डिस्काउंट कॉलम की टोटल लगाते हैं। अब ये जो डिस्काउंट का कॉलम है रिसीप्ट साइड में, ये डिस्काउंट का कॉलम कौन सा है बताओ? ये मैंने आपको बताया था, ये है डिस्काउंट अलाउड का कॉलम, क्योंकि रिसीव करते समय कैश जो आप डिस्काउंट देते हो वो डिस्काउंट अलाउड है, और ये क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट रिसीव्ड का है। तो अभी इसकी बात नहीं करते, अभी डिस्काउंट अलाउड की बात करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड का जो कॉलम है उसका टोटल जब आप लगाओगे, तो ये जो 25 रुपया आपने यहां पर नहीं लिखा था, तो टोटल 25 रुपये से कम आएगा, आएगा कि नहीं बताओ? ये जो टोटल जो भी है, ये एक्स 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 टोटल है मान लो। ठीक है, ये टोटल जो है ये 25 रुपए से कम है, यानी कि डिस्काउंट अलाउड वाली जो कॉलम है कैश बुक में, या कैश बुक की डेबिट साइड में जो डिस्काउंट की कॉलम है, उसका टोटल अंडर कास्ट है। कितना अंडर कास्ट है? बाय
₹25। टोटल यहाँ पर जितना होना चाहिए उससे ₹25 कम है, क्योंकि यहाँ पर एक आइटम ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो इसको ठीक करने के लिए इसकी इफेक्ट कहां पर पड़ी होगी बताना। ये जो टोटल है, ये जो टोटल है यहाँ पर, ये कहाँ जाता है पता है? ये आपका जाता है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउड की हमारी एक अकाउंट होती है लेजर में, उसमें ये टोटल पोस्ट होता है। या अगर आप डिस्काउंट अकाउंट सिर्फ एक ही मेंटेन कर रहे हो, अलाउड और रिसीव्ड के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे हो, तो डिस्काउंट अकाउंट के, मान लो उस केस में आपका डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में, डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में ये चीज, ये टोटल जो है वो पोस्ट होगी, पीरियडिक टोटल। जैसे परचेज बुक से हम परचेज का टोटल जो है परचेज अकाउंट में पोस्ट करते थे, वैसे कैश बुक में अगर आप डिस्काउंट कॉलम मेंटेन करते हो तो आप फिर डिस्काउंट अकाउंट में आइटम वाइज नहीं लिखते हो, आप कैश बुक से डिस्काउंट कॉलम का टोटल उठा के डायरेक्ट डिस्काउंट के अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हो। तो उस केस में डिस्काउंट अकाउंट के पोस्टिंग में आपका ₹25 डेबिट में कम गया होगा। तो डिस्काउंट अकाउंट जो है आपका, उसका डेबिट में आपको ₹25 का एंट्री डालना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर डिस्काउंट, मैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ही लिखता हूं, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और यहां पर एक बार लाइंस बना लेते हैं, जब सब कुछ प्रॉपरली कर रहे हैं तो प्रॉपरली करते हैं। ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया, और यहाँ पर टू रेक्टिफिकेशन बोल के आपको ₹25 डेबिट में डालना पड़ेगा। टू रेक्टिफिकेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिटन इन कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक में ₹25 का आपका यहां पर जो है ₹25 का डिस्काउंट रिकॉर्ड करना छूट गया था। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर एक काम करते हैं ना, पहले कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, फिर टोटल ठीक करते हैं, उसके बाद उस टोटल को देखो। कैश बुक की टोटल आप ऑलरेडी लगा चुके हो, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले बैलेंसेस वगैरह आप निकाल चुके हो कैश बुक की टोटल। अभी अगर आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे अंदर में, तो फिर क्या होगा कि आपका फिर से ये काटाकुटी करना पड़ेगा टोटल वोटल। उससे अच्छा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में ही आप लिख दो और उसकी बैलेंसिंग आप फिर से कर लो, ठीक है, बैलेंसेस को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो। कैश बुक में ज़्यादा काटाकुटी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड करोगे, आप चाहने से कर सकते हो। यहाँ पर भी आप रेक्टिफिकेशन बोल के ₹25 रिकॉर्ड कर लिए, उसके बाद आपने टोटल को करेक्ट किया, फिर टोटल की पोस्टिंग को सही की, फिर पोस्टिंग के बाद आपने बैलेंस को करेक्ट किया। तो उससे अच्छा सीधा एक एंट्री आप डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में ले लो, उससे बैलेंस करेक्ट हो जाएगा, उस बैलेंस को आप लेजर ट्रायल बैलेंस में जो है ठीक कर लो। तो एक ही स्टेप से आपका जो एरर जो है, एरर का इफेक्ट नलीफाई हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कम काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो इलस्ट्रेशन हमने ली थी वो हो गई कंप्लीट। ओके, ये इलस्ट्रेशन देखने में छोटा लग रहा है 7 पॉइंट का, लेकिन कितने मेहनत से मैंने आपको समझाया, देखो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। ये वीडियो भी 1 घंटे से ज़्यादा का हो गया। ओके, तो काफ़ी लोग तो वीडियो का टाइम देख के ही जो है भाग जाते हैं पहले कि 1 घंटे का वीडियो कौन देखेगा, लेकिन जो लोग वीडियो को खोल के देखते हैं उनको पता होता है कि अंदर में उसमें कितनी सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, कितनी ज्ञान की बातें बताई गई हैं। तो 1 घंटे का वीडियो हो गया, ये देख के घबराना मत, खोलना अपने टाइम से, आराम से इसको देखना। एग्जाम में पास करना है भाई, तो स्टडीज़ में समय तो देना पड़ेगा, है ना। और इसी को आप जो है एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पर देखते हैं, हाँ, इसी को एक बार आप फिर से समझ के सॉल्व करने की कोशिश करना। नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको, चीज़ें समझ में आई कि नहीं, बार बार बोलता हूँ, कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक देना अपनी। और कोई डाउट है तो टेलीग्राम के ग्रुप में अभी तक यहाँ तक जहाँ तक पढ़ाया है उसका डाउट है तो पूछ लेना। अलग अलग टॉपिक्स के डाउट अभी पूछोगे तो मैं नहीं बताऊँगा, जब उस टॉपिक को करूँगा तभी बताऊँगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।